आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर पावर के बारे में। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने पूरी तरीके से विंड एनर्जी के बारे में अपना टॉपिक ख़त्म कर लिया था। हम लोगों ने इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों भी हम लोगों ने देखा था। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है न्यूक्लियर पावर। ठीक है, चलिए जानते हैं कि आखिर न्यूक्लियर पावर होता क्या है। सबसे पहली बात यहाँ पे लिखी हुई है कि न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स ऑफ naturally occurring radioactive elements like uranium and thorium। बहुत कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है और बहुत बड़ी बात भी लिखी हुई है। सबसे पहले बात इसको हम लोग ब्रेक कर करके पढ़ेंगे, यानी कि इसको तोड़ तोड़ के पढ़ने की कोशिश करेंगे और इसको समझते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए देखते क्या लिखा हुआ है। सबसे पहली बात यहाँ पे लिखी हुई थी कि न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स ऑफ नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम एंड थोरियम। सबसे पहले बात तो ये कि यहाँ पे जो आपके सामने दो एलिमेंट का जिक्र हुआ है, यूरेनियम और थोरियम, ये दोनों एलिमेंट है, लेकिन कैसा एलिमेंट है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है भाई? रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। वो किसी के भी साथ रिएक्ट कर सकता है, किसी के भी साथ वो मिलकर तबाही मचा सकता है। मतलब हो गया रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट का मतलब ये, रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मतलब ये हो गया कि ऐसा एलिमेंट ये है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, यानी कि इसके पास क्षमता बहुत ज़्यादा है बर्बाद करने का। बात समझ में आ रही है? आप इसको ऐसे समझिए, आप इसको ऐसे समझिए कि इसके पास इतना ज़्यादा पावर है कि मतलब ये अकेला ऐसा एलिमेंट होता है जो कि बहुत सारे अकेले एलिमेंट को ये ख़त्म कर सकता है, यानी कि बहुत पावरफुल एलिमेंट को हम लोग यहाँ पे कहेंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो यहाँ पे जो यूरेनियम और थोरियम दो एलिमेंट का यहाँ पे जो जिक्र हुआ है, वो दोनों का दोनों एलिमेंट आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एलिमेंट है। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है एलिमेंट है तो कहाँ पे पाया गया होगा भाई? नेचुरली अकरिंग होगा, यानी कि नेचर के द्वारा ही ये बनाया गया होगा। इसमें किसी भी प्रकार का ह्यूमन बीइंग का हाथ नहीं है, क्योंकि आपने बार बार पढ़ा है मिनरल्स का डेफिनेशन कि जो चीज़ नेचुरली पाया जाए उसी को तो हम लोग मिनरल कहेंगे। तो यूरेनियम और थोरियम भी आपका क्या है? मिनरल ही तो है ना। लेकिन ये कैसा है? रेडियो एक्टिव है, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से जिक्र हुआ था, देखिए क्या, न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स। मतलब क्या होता है इसका? इसका मतलब ये हो गया कि जैसा कि आपने बायोलॉजी में पढ़ा, क्लास 8 में आपने सेल के बारे में पढ़ा, क्लास 8 और चैप्टर नंबर भी 8 था आपका साइंस में, उसमें आपने सेल के बारे में ये पढ़ा कि कोई भी लिविंग थिंग्स जो है वो किससे मिलके बना हुआ है? छोटे छोटे यूनिट, यानी कि सेल से मिलके बना हुआ है ना। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हमारे होते हैं वो सारे के सारे सेल से मिलके बने होते हैं, और जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं जो कि लिविंग नहीं है, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स हमारे जितने भी होते हैं वो बने होते हैं हमारे एटम से। तो आप बिल्कुल यहाँ पे वही सोच रहे हैं, बिल्कुल आप सही भी सोच रहे हैं यहाँ पे कि जिस प्रकार से लिविंग थिंग्स का सबसे छोटा यूनिट होता है हमारा सेल, उसी प्रकार से नॉन लिविंग थिंग्स का सबसे छोटा यूनिट होता है हमारा एटम। ठीक है, अब जिस प्रकार से आपने सेल में पढ़ा था कि सेल के अंदर हमारा न्यूक्लियस होता है एकदम बिल्कुल बीचों बीच, उसी प्रकार से एटम में भी हमारा न्यूक्लियस होता है। लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियाई जिक्र किया गया है। क्यों मालूम है? क्योंकि देखिए न्यूक्लियस का प्लूरल होता है न्यूक्लियाई, और यहाँ पे प्लूरल क्यों कहा गया, यानी कि न्यूक्लियाई क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, कौन कौन सा? यूरेनियम और थोरियम। तो यूरेनियम है तो इसमें भी एटम होंगे और उस एटम के अंदर न्यूक्लियस होंगे। थोरियम है तो ये भी एटम से मिलके बने होंगे और उनमें भी न्यूक्लियस होगा, इसीलिए यहाँ पे न्यूक्लियाई कहा गया है। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे आपने बहुत कुछ पढ़ा, अभी बहुत कुछ सीखा। ये सबसे पहली बात तो आपने ये सीखा कि यूरेनियम और थोरियम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एलिमेंट है, इसीलिए इसका नाम पड़ा रेडियो एक्टिव एलिमेंट। दूसरी बात कि इन दोनों एलिमेंट किनसे मिलके बने हुए हैं? एटम से मिलके बने हुए हैं। क्यों भाई? क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स हमारा एटम से ही मिलके बना होता है, और एटम के अंदर क्या है आपका? न्यूक्लियस है। चूँकि यहाँ पे दो एलिमेंट का बात हुआ है तो दोनों के अंदर न्यूक्लियस है ना, इसीलिए यहाँ पे हमने उसका प्लूरल वर्ड जिक्र किया, यानी कि न्यूक्लियाई। ठीक है, चलिए अब एक बार शुरू से ध्यान देते हैं क्या लिखा हुआ था। न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स ऑफ
नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम एंड थोरियम। मतलब ये हो गया, इस लाइन का पूरा मतलब आप समझते हैं हम लोग एक बार में। इसका मतलब ये हो गया कि यूरेनियम और थोरियम के जो एटम है और उस एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके मदद से जो एनर्जी बनाया जाए, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाए, उसी को हम लोग कहेंगे न्यूक्लियर पावर। सिंपल सी बात। तो हमेशा याद रखिएगा कि यूरेनियम और थोरियम दोनों का दोनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यानी कि दोनों का दोनों बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसके साथ ही साथ ये दोनों मिलके बने किससे होंगे? एटम से मिलके बने होंगे। और एटम के अंदर क्या होगा? आपका न्यूक्लियस होगा, जो कि न्यूक्लियस सेंट्रल पार्ट होता है सेल का भी और एटम का भी, ठीक है। और उस न्यूक्लियस के अंदर जो एनर्जी है, जो एनर्जी उसके अंदर है न्यूक्लियस के अंदर, उसी एनर्जी से जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, जो अपना पावर बनाएंगे, एनर्जी बनाएंगे, जो आप कह लीजिए, वही हमारा कहलाएगा न्यूक्लियर पावर। सिंपल सी बात, अब समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद है देयर इज अ न्यूक्लियर फिजन बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स ऑफ यूरेनियम एंड थोरियम इन द न्यूक्लियर रिएक्टर्स। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हो गया कि अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे यूरेनियम का न्यूक्लियस लेते हैं अलग, थोरियम का न्यूक्लियस लेते हैं अलग, और उन दोनों के बीच में हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, यानी कि दोनों के बीच में आपस में टकराते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। तो न्यूक्लियर फिजन का मतलब क्या हुआ? न्यूक्लियर फिजन का मतलब ये हो गया कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके दौरान हम लोग क्या करते हैं, यूरेनियम और थोरियम दोनों के न्यूक्लियस को आपस में टकराते हैं, दोनों को आपस में टकराते हैं। वो भी कहाँ पर भाई? इन दी न्यूक्लियर रिएक्टर। अब ये न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है ना, इसके बारे में भी जान लेते हैं हम लोग। चलिए, तो आपके सामने अभी एक डायग्राम आएगा, उसके थ्रू हम लोग समझ लेंगे, और वो डायग्राम आपके एनसीईआरटी बुक का ही दिया होगा, ठीक ना। उसके मदद से समझेंगे कि आखिर ये न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो डायग्राम हमारे सामने अब आपके सामने ये है। देखिए ध्यान से इस डायग्राम को, ये बिल्कुल डायग्राम आपके एनसीईआरटी का ही लिया गया है। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, आपके बुक में भी दिया हुआ है ना। देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, न्यूक्लियर रिएक्टर। ये जो आपको बॉक्स जैसा दिख रहा है ना, ये पूरा कंटेनर इतना बड़ा, ये पूरा गोल, इस पर स्क्वायर नहीं है, बेसिकली एक रेक्टेंगल का जैसा आपको देखने को लग रहा है। देखिए ये जो आपको रेक्टेंगल जैसा बॉक्स देखने को लग रहा है ना, इसी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। क्या कहेंगे? न्यूक्लियर रिएक्टर। और इसी न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हमारा यूरेनियम और थोरियम का जो न्यूक्लियस है, उन दोनों को आपस में हम लोग टकराते हैं, और टकराने के प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग? न्यूक्लियर फिजन, जो कि आपने अभी तुरंत पढ़ा, ठीक है। तो इसी बॉक्स में हमारा वो दोनों न्यूक्लियस आपस में टकराता है, और दोनों के आपस में टकराने से जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है, उसी को हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, इधर से आपका वो एनर्जी बाहर निकलेगा, यानी कि जब दोनों न्यूक्लियस आपस में टकराएगा, जो हीट प्रोड्यूस होगा वो आपका इधर से निकलेगा। इधर से निकलते हुए वो स्टीम के रूप में आएगा, यानी कि भाप के रूप में आएगा, और वो टरबाइन के पास जैसे ही आएगा, ये टरबाइन क्या हो जाएगा? नचना शुरू हो जाएगा, ठीक है, यानी कि घूमना शुरू हो जाएगा ये टरबाइन। और जैसे ही ये टरबाइन घूमेगा, लेकिन ये टरबाइन किसके मदद से घूमेगा भाई? वही एनर्जी के मदद से जो कि एनर्जी प्रोड्यूस हुआ यूरेनियम के न्यूक्लियस और थोरियम के न्यूक्लियस के टकराने से, ठीक है। तो दोनों का न्यूक्लियस जब आपस में टकराया, उससे जो एनर्जी निकला वो यहाँ पे भाप के रूप में आया, और वो भाप जब इसको मिला टरबाइन को, तो ये टरबाइन क्या हो गया? नचना स्टार्ट कर दिया। और जब ये टरबाइन नचेगा तो आपका जनरेटर ऑटोमेटिकली चलेगा, ठीक है। और जब ये जनरेटर चलेगा तो ये आपका बल्ब यहाँ पे ग्लो होगा, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा हमेशा कि यूरेनियम और थोरियम दोनों का दोनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, दोनों का दोनों बहुत ही पावरफुल है, और इन दोनों के न्यूक्लियस से ही हम लोग अपने एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, और उसी एनर्जी का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। आगे लिखा हुआ है कि द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ न्यूक्लियर पावर आर यूएसए एंड यूरोप। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हो गया कि सबसे ज़्यादा यहीं यदि कहीं पर न्यूक्लियर पावर बनता है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि यदि कहीं पर सबसे ज़्यादा यूरेनियम और थोरियम के मदद से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है, वो किया जाता है आपका यूएसए में और यूरोप में, ये दोनों जगह पर, ठीक ना। आगे, इन इंडिया राजस्थान एंड झारखंड हैव लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ यूरेनियम। हमारे इंडिया में दो अलग अलग स्टेट हैं, जैसा कि हमारा यहाँ पर राजस्थान है और एक हमारा झारखंड है।
इन दोनों के पास यूरेनियम बहुत अधिक मात्रा में है, ठीक है ना। उसके बाद थोरियम इज फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज इन द मोनोजॉइड सैंड्स ऑफ केरला। केरल में मोनोजॉइड सैंड पाया जाता है, यानी कि एक प्रकार का ये बालू है, सैंड है, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा थोरियम, ठीक है ना। लेकिन कहाँ पर? केरल में, ठीक है। आगे, द न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया आर लोकेटेड इन, यानी कि अब ये जान लीजिए कि आखिर भारत में कहाँ कहाँ पर न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, यानी कि कहाँ कहाँ पर न्यूक्लियर पावर बनाया जाता है, ठीक ना। कहाँ कहाँ पर है? पहला है आपका कलपक्कम, जो कि कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। उसके बाद तारापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। राणा प्रताप सागर कहाँ पर है भाई? नियर कोटा इन राजस्थान, यानी कि कोटा एक जगह है, बड़ा फेमस है, वहाँ पे आपका राणा प्रताप सागर है कोटा के बगल में, जो कि कहाँ पड़ता है? आपका कोटा में। और कोटा कहाँ है भाई? राजस्थान में है। आगे, नरोरा इन उत्तर प्रदेश एंड कायगा इन कर्नाटका। तो ये कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पर कि आपको न्यूक्लियर पावर स्टेशन देखने को मिल सकते हैं, यानी कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है न्यूक्लियर पावर के द्वारा, ठीक है ना। आगे, एडवांटेज क्या है इसका, इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। न्यूक्लियर पावर का एडवांटेज सबसे पहला, इट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि ये बहुत बड़े पैमाने पर एनर्जी क्रिएट करता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े लेवल पे। उसके बाद, इट डज नॉट रिक्वायर टू मच फ्यूल, इसको ज़्यादा फ्यूल नहीं चाहिए, यानी कि इसको ज़्यादा कोल, पेट्रोलियम, ये सब चीज़ जो होता है ना, ये इसको नहीं चाहिए, ये आराम से अपना, यानी कि बहुत कम फ्यूल में ही अपना काम कर लेता है, ठीक है। आगे, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है भाई, इसका बुराई क्या है, इसके बारे में ही बात कर लेते हैं हम लोग। इट इज़ एक्सपेंसिव टू सेटअप न्यूक्लियर पावर प्लांट। देखिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट आप लगाएंगे जहाँ पर, यानी कि वहाँ पे जो आप न्यूक्लियर पावर के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाले हैं, वहाँ पे जो आप सेटअप तैयार करेंगे उसका कॉस्ट थोड़ा सा महंगा पड़ता है ना। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ एक्सपेंसिव, ठीक ना। आगे, देयर इज़ अ हाई रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, लेकिन इनसे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है वो इतना पावरफुल होता है, इतना पावरफुल होता है कि एक्सीडेंट होने का खतरा ज़्यादा रहता है, यानी कि यहाँ पे थोड़ा बहुत आग लगने का भी खतरा ज़्यादा बना रहता है, ठीक ना। तो यहाँ पे आपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों पढ़ लिया, ठीक है। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जियो थर्मल एनर्जी के बारे में। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। आई होप आपके टॉपिक समझ में आ गया होगा। कहीं पर किसी प्रकार का डाउट रहा होगा तो आप एक बार बेझिझक कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।